विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पुस्तक क्षितिज भाग द्वितीय की कविता उत्साह को समझेंगे। उत्साह कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल थे उन्मन उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कविता को समझने से पहले आइए इसके कवि निराला जी के बारे में कुछ जानते हैं। निराला जी छायावादी कवि थे। इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम, दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, निराशा के स्वर स्पष्ट सुनाई देते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। प्रस्तुत कविता उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान होता है किसी को पुकारना। बादलों के आह्वान के माध्यम से कवि वास्तव में नए कवियों का आह्वान कर रहा है। कहना चाहता है कि अपनी रचनाओं के माध्यम से वे निराश लोगों में ऊर्जा भर दें, उत्साह भर दें। जिस तरह जब आकाश में बादल छाते हैं तो किस प्रकार लोग खुशी से, उत्साह से भर जाते हैं। और इस कविता में हम सीखेंगे प्रकृति के कल्याणकारी रूप के बारे में कि प्रकृति किस तरह हमें बहुत कुछ प्रदान करती है। आइए कविता समझते हैं। सबसे पहले कविता के कठिन शब्दों की तरफ दृष्टि दौड़ाते हैं। गरजो का अर्थ होता है गरजना करना, घेर घेर चारों तरफ से घेर लेना, ललित सुंदर, बाल बालक, विद्युत बिजली, वज्र कठोर, छवि होता है सुंदरता, और धाराधर बादलों के लिए ही आया है। विकल होता है व्याकुल या बेचैन या घबराया हुआ, विश्व यानी संसार, तप्त तपती हुई गर्म धरा धरती। उन्मन का अर्थ है अनमना, उदास, जन लोग सकल सारे, घन बादल। कवि यहाँ बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादलों, तुम खूब गर्जना करो, जोर से गर्जन तर्जन करो। हे बादलों, तुम जोर से गर्जन तर्जन करते हुए पूरी तरह से सारे आकाश को घेर लो। तुम आकाश में फैले हुए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हो। ऐसे लग रहे हो जैसे किसी के काले घुंघराले बाल हों। बादल जो होता है आकाश में आपस में उलझे हुए होते हैं, तो उलझे हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी बच्चे के काले घुंघराले बाल हों। बाल कल्पना कैसे पाले? जिस प्रकार एक बालक की कल्पना, इमेजिनेशन, कल्पना दूर दूर तक फैली होती है, वह उसको पालता है दूर दूर तक, कल्पना को देखता, कल्पना को पालता है। ठीक उसी प्रकार बालक की कल्पना की तरह ही जो बादल है वो आकाश में दूर दूर तक फैले हुए हैं। फिर आगे कवि कहते हैं विद्युत छवि उर्मे, उर होता है हृदय। कहते हैं बादलों के हृदय में बिजली की चमक छिपी हुई है, बिजली की सुंदरता छिपी हुई है। छवि सुंदरता किस तरह? जब बिजली चमकती है तो बादलों में से निकलती है, तो बादलों के हृदय में से निकलती प्रतीत होती है। फिर कवि कहते हैं कि ये जो बादल है ना, ये नव जीवन वाले, ये नया जीवन देने वाले हैं। किस तरह से नया जीवन देते हैं? बादल जब वर्षा करते हैं तो संसार की समूची धरती, प्राणी, वनस्पति, जीव जंतु जो भी हैं, इन सब की प्यास बुझाते हैं, वनस्पतियों को हरा भरा करते हैं। इस तरह ये नया जीवन प्रदान करते हैं जब ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो यहाँ पर कवि शब्द का प्रयोग किया निराला जी ने, किस लिए? कि वो
नए युग के कवियों को वास्तव में संदेश देना चाहते हैं। उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में भी बिजली जैसी सुंदरता छिपी है, यानी तुम्हारे हृदय में भी समाज में परिवर्तन लाने वाले नए विचार, नए भाव छिपे हुए हैं। समाज की परंपरागत रूढ़ियों, मान्यताओं जो व्यक्ति के विकास में बाधक हैं, तुम अपनी रचनाओं के माध्यम से उनका विद्रोह करके उनमें परिवर्तन ला सकते हो और इस तरह समाज, देश और व्यक्ति को एक नया जीवन प्रदान कर सकते हो। वज्र छिपा, जिस तरह बादलों में कठोरता छिपी होती है, ठीक उसी तरह कवि के शब्दों में भी, उसके हृदय में भी कहीं ना कहीं क्रांति और विद्रोह की कठोरता छिपी हुई है। तो निराला जी कहते हैं कि तुम उन सारे भावों को, जो क्रांति, विद्रोह और निराशा कुछ भी है, तुम उन सबको अपनी नई कविता में भर दो। हे बादल, आकाश में छाकर खूब जोर से गर्जन तर्जन करो। विकल विकल थे उन्मन उन्मन। अब वर्षा होने से पहले, वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, तो गर्मी के कारण सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं, अनमने से, उदास से हो जाते हैं। अनमना होता है किसी भी कार्य में मन नहीं लगना। तो कवि कहता है, संसार के सारे लोग निदाग गर्मी के कारण व्याकुल थे, अनमने या उदास थे। ऐसे में हे बादलों, तुम किसी अज्ञात दिशा से आओ। अनंत हो तुम, तुम्हारा कोई अंत नहीं है। तुम किसी अज्ञात दिशा से आओ और आकर जल को बरसाओ, यानी वर्षा करो। और ये जो धरती है, धरती है जो गर्मी के कारण तपी हुई है, उसको ठंडा कर दो, शीतल कर दो। हे बादलों, पूरे आकाश में छाकर खूब गर्जन तर्जन करो, जोर से गरजो और वर्षा करो। अब गर्जन करना कि कवि जो है, कवि को भी यहाँ पर एक तरह से नए युग के कवियों को एक प्रेरणा दे रहे हैं। निराला जी कहते हैं, यहाँ हमने निदाग शब्द का अर्थ लिया गर्मी, और उसका वास्तविक अर्थ कवि क्या कहना चाहते हैं कि सांसारिक कष्ट, कि संसार के लोग कई प्रकार के सांसारिक कष्टों से पीड़ित हैं। किसी का शोषण हो रहा है, कोई निराश, हताश, उदास है, कोई किसी तरह से पीड़ित है। तो ऐसे समय में हे कवि, तुम कहीं किसी दिशा से आओ और तुम्हारे जो अनंत विचार हैं, आशावादी विचार हैं, उमंग से परिपूर्ण तुम्हारे जो भाव हैं, उनको अपनी रचनाओं में व्यक्त करके लोगों तक पहुंचाओ और उनके जो हृदय तपे हुए हैं, दुखी हैं, उनको तुम शीतल यानी शांत कर दो। जिस प्रकार गरजने से वातावरण में एक उत्साह पैदा हो जाता है, उसी तरह तुम्हारी कविताओं के जोश भरे शब्दों से निराश लोगों के मन में भी उम्मीद का संचार होगा। तो निराला जी ने एक तरफ तो प्रकृति का जो है दृश्य उपस्थित कर दिया यहाँ पर, और दूसरी तरफ उन्होंने कवियों को कहा कि कवियों की कविताओं में कहीं ना कहीं ऊर्जा छिपी हुई है, क्रांति और विद्रोह छिपा हुआ है, उनमें कहीं ना कहीं शक्ति है ऐसी कि वे लोगों में वैसे शक्ति पैदा कर सके अपनी रचनाओं के माध्यम से कि वे जीवन में आगे बढ़े। कहीं कोई निराश है जीवन से, तो वो आशा का दामन थामे, क्योंकि कवि के विचार जो होते हैं वो परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, क्रांति लाने की शक्ति रखते हैं। इसलिए निराला जी कहते हैं कि तुम इन सब विचारों और भावनाओं को अपनी नई कविता में फिर से भर दो। तो इस कविता में एक तो हमने प्राकृतिक सौंदर्य की झांकी देखी, बादलों की सुंदरता की। दूसरा, हमने इस कविता में कवियों की रचनाओं को पढ़कर किस तरह जीवन में परिवर्तन हो सकता है, हम एक अच्छे मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हमने ये सीखा। तो कवियों के महत्व को भी इस कविता में दर्शाया गया है। उत्साह कविता की भाषा जो है खड़ी बोली है, कहीं कहीं इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अवश्य हुआ है। तो इस तरह कवि जो होता है वो समाज, देश और व्यक्ति के लिए
कल्याणकारी होता है।